हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 24 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। हमने नाबार्ड सीरीज़ का पार्ट 11 अपलोड कर दिया है, आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। हम करंट अफेयर्स की वीडियो में एक दिन डिले से चल रहे हैं, कल संडे है, उसको हम बैकअप कर लेंगे और रूटीन में आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। और कल मैं नाबार्ड का थर्ड स्टैटिक मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूँ। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है किसने ट्राइबो ई मास्क डेवलप किया है लोगों को कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो रिसेंटली CENS सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने ट्राइबो ई मास्क डेवलप किया है लोगों को कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ट्राइबो में जहाँ ट्राई आपका ट्राई लेयर को रिप्रेजेंट करता है, वहीं आपका ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइबो ई मास्क में होगा क्या, देखिए, ये बिना किसी एक्सटर्नल पावर के इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करेगा, उसकी मदद से जो आपके इन्फेक्शन होंगे उनके एंट्रेंस को रोक लेगा ये। तो इसीलिए इसका नाम है ट्राइबो ई मास्क। ट्राइबो ई मास्क को आपके सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने डेवलप किया है, और ये है कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है, आप इतना याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत ये ऑटोनॉमस बॉडी है। रिसेंटली इन्होंने ट्राइबो ई मास्क डेवलप किया है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टेक्नोलॉजी पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है किसने नेशनल लेवल प्रोग्राम विद्यादान 2.0 न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है। तो हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, इन्होंने विद्यादान 2.0 प्रोग्राम न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। प्रोग्राम का पर्पज़ है स्टूडेंट के लिए ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करना। देखिए, स्टूडेंट भी बहुत हैं और उनकी पॉकेट में मोबाइल में इंटरनेट भी बहुत है। वो यूट्यूब पे आते हैं, यूजलेस कंटेंट देखते हैं और इधर से उधर भागते रहते हैं। बेहतरीन कंटेंट कैसे उनको प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए विद्यादान 2.0 स्टार्ट किया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये सारा कंटेंट आपके दीक्षा पोर्टल पे भी अवेलेबल होगा। आपको पता है दीक्षा पोर्टल 2017 में नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म के तौर पे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, विद्यादान 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक स्कीम या प्रोग्राम है जो न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई है हमारे MHRD मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा पहला अरब नेशन बना है जिसने कैनबीज यानी भांग की खेती को लीगलाइज कर दिया है। तो रिसेंटली लेबनान पहली अरब कंट्री बनी है जिसने कैनबीज की फार्मिंग को लीगलाइज कर दिया है मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। कैनबीज को मारिजुआना भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका मारिजुआना है। तो लेबनान ने रिसेंटली इसके कल्टीवेशन को लीगलाइज कर दिया है और पहली अरब कंट्री बनी है, आप याद रखिएगा। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत है। करेंसी है इसकी लेबनीज़ पाउंड, आप इतना याद रखिएगा। PM है इसके हसन दायब। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं लेबनान, ये मेडिटेरियन सी को टच करता है और सीरिया, जॉर्डन और इसराइल जैसे कंट्रीज़ को टच करता है। यहाँ आप लेबनान को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने तिरंगा व्हीकल लॉन्च किया है कोविड-19 सिम्टम्स की स्क्रीनिंग के लिए। तो रिसेंटली केरल स्टेट गवर्नमेंट ने तिरंगा व्हीकल लॉन्च किया है, और तिरंगा का फुल फॉर्म भी है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। तो हिंदी और इंग्लिश यानी हिंग्लिश को बना के ये बनाया गया है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग अभियान। इस व्हीकल का नाम है तिरंगा। ये व्हीकल क्या करेगा, देखिए, इसके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर है। इसका यूज़ करके ये लोगों की स्क्रीनिंग करेगा और कोविड-19 सिम्टम्स को चेक करेगा। तो आप याद रखिएगा, कोविड-19 सिम्टम्स को चेक करने के लिए तिरंगा व्हीकल रिसेंटली केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। चीफ मिनिस्टर कौन है केरल के, पिनराई विजयन जी। गवर्नर कौन है, बहुत फेमस है, इस समय चर्चा में है, आरिफ मोहम्मद खान। केरल के 2-3 नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क हुआ, पेरियार टाइगर रिजर्व हुआ केरल का, ये बहुत फेमस है, और वेम्बनाड लेक केरल की बहुत फेमस लेक है। इंडिया की लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट रामसर साइट है, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एडम हिजिनबॉथम को विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिया गया है। आपको बताना है ये अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिटरेचर के क्षेत्र में आपका विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिया जाता है। रिसेंटली एडम हिजिनबॉथम को दिया गया है, जो ब्रिटिश राइटर हैं यानी UK से बिलोंग करते हैं। इनको क्यों दिया गया है, तो इनकी एक बुक है मिडनाइट इन चेरनोबिल, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो आपका विलियम ई कॉल्बी अवार्ड है, ये मोस्टली मिलिट्री और इंटेलिजेंस पर लिखी गई किसी बुक के लिए दिया जाता है। 1999 यानी 1999 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। नॉर्वे की नॉर्थ फील्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। तो आप इतना याद रखिएगा,
एडम हिजनबॉथम ने मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर नामक पुस्तक लिखी थी। इसके लिए इनको विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिया गया। तो चेरनोबिल रशिया का एक न्यूक्लियर ब्लास्ट था, उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। ये एक ब्रिटिश राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इम्मा के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो रिसेंटली बजाज ऑटो के जो प्रेसिडेंट थे उनको इम्मा का प्रेसिडेंट बनाया गया है राकेश शर्मा जी। इम्मा यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये जो है आपके बजाज ऑटो के डायरेक्टर रह चुके थे, इनको रिसेंटली इम्मा का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं आपको, जो आपके राकेश शर्मा जी हैं, इन्होंने जोहेनेस लोमैन की जगह ली है। जो आपका इम्मा है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और ऑल ओवर कंट्री वर्ल्ड लेवल पे ये मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन है। इम्मा फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। बजाज ऑटो के डायरेक्टर राकेश शर्मा जी इसके नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कसोवल ब्रिज बनाया है किस रिवर पे। तो रावी रिवर पे आपका कसोवल ब्रिज बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वर्तमान में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत कार्य कर रहा है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के तहत कार्य करता था। मैं बता दूं, और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी इस समय इसके डायरेक्टर जनरल थे। ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। रिसेंटली BRO ने कसोवल ब्रिज बनाया है रावी रिवर पे। देखिए, इससे पहले यहाँ पे पोंटून ब्रिज था जो हर बार बारिश के मौसम में डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इसको परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए कसोवल ब्रिज बनाया गया है रावी रिवर में। ये पंजाब का एक कसोवल इंक्लेव है, उसके ऑल ओवर कंट्री से जोड़ता है। जो इंक्लेव होता है वो चारों तरफ किसी और की टेरिटरी से घिरा होता है। इंक्लेव इंडिया का है, उसको हमारे ऑल ओवर कंट्री से जोड़ेगा आपका कसोवल ब्रिज। आप इतना याद रखिएगा। 484 मीटर लंबा ये ब्रिज है कसोवल ब्रिज। और टोटल लागत कितनी आई है, 17.89 करोड़ की लागत आई है कसोवल ब्रिज को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किसने नैनो ब्लिड्स 3D टूल डेवलप किया है नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को मैपिंग करने के लिए। तो रिसेंटली आपके ARCI ने नैनो ब्लिड्स 3D नामक एक टूल डेवलप किया है जो हमारे मटेरियल्स की नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैप करेगा। ये आप ARCI का फुल फॉर्म देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए कैसा फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल। ये है आपके ARCI का फुल फॉर्म। मुझे नहीं पता कहाँ से इन्होंने लिया है, लेकिन ये ही फुल फॉर्म है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। आप इतना याद रखेंगे। और ये हैदराबाद में स्थित है, आप ये भी याद रखेंगे। तो रिसेंटली इन्होंने नैनो ब्लिड्स 3D नामक एक टूल बनाया है जो सारे मटेरियल्स की नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैप करता है। नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैप करने का फ़ायदा क्या होगा, किसी भी चीज़ को मिनिमल साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें किसी भी मटेरियल की नैनो प्रॉपर्टीज़ का पता हो। तो नैनो प्रॉपर्टीज़ यही करने में हमें हेल्प करती हैं, किसी भी वस्तु के साइज़ को घटाने में नैनो टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है। तो रिसेंटली ARCI ने अमेरिका की नैनो मैकेनिक्स नामक एक कंपनी के साथ मिलकर नैनो ब्लिड्स 3D टूल डेवलप किया है जो मटेरियल की नैनो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को मैप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी वैसनी बाई इन्होंने एंथुरियम फ्लावर्स की 10 वेराइटीज़ को डेवलप किया है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। आपको बताना है किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो आपकी डी वैसनी बाई केरल की रहने वाली हैं। आप याद रखिएगा, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा रिसेंटली एंथुरियम फ्लावर जो घर में हम लोग सजावट के लिए यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, उसकी 10 वेराइटीज़ को डेवलप किया है। तो रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलुरु में स्थित है उससे कहा है कि इन 10 वेराइटीज़ का आप रिसर्च करें और इसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने IIHR से कहा है। तो रिसेंटली डी वैसनी बाई ने एंथुरियम फ्लावर्स की 10 वेराइटीज़ डेवलप की है क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हु डेवलप्ड वास्क्रो ऐप टू इन्फॉर्म अबाउट कोरोना कंटामिनेशन जोन। तो कोरोना कंटामिनेशन जोन के विषय में सूचना देने के लिए किसने वास्क्रो ऐप डेवलप किया है। तो IIT दिल्ली ने आपके वास्क्रो ऐप को डेवलप किया है। जैसे आप कोरोना कंटामिनेटेड एरिया में जाएंगे वैसे ही ये आपको इन्फॉर्म कर देगा। सब लोग आरोग्य सेतु यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। जो आपका आरोग्य सेतु है और वास्क्रो, इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। जहाँ आरोग्य सेतु में आपको इंटरनेट की और लोकेशन सर्विस की परमानेंट ज़रूरत रहती है,
वहीं आपके वॉश करो में इनकी दोनों की ज़रूरत नहीं रहती है। ब्लूटूथ की ज़रूरत दोनों में रहती है, आप याद रखिएगा। तो ये सिर्फ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे भी कार्य कर सकता है और आरोग्य सेतु ऐप की तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कोरोना कंटामिनेशन एरियाज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किस इंडियन कंपनी ने इजराइल में फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च की है। तो टीसीएस ने अपने ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म टीसीएस बैंक्स के द्वारा इजराइल में फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च की है। इजराइल इंडिया की और वर्ल्ड की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है, टीसीएस इंडिया की और वर्ल्ड की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने इजराइल में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है, आप याद रखिएगा। तो टीसीएस बैंक्स जो कि टीसीएस का ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा टीसीएस फुल्ली डिजिटल बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इजराइल के सिटीजन्स को। मैं बता दूं इसमें कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। तो रिसेंटली टीसीएस ने डिजिटल बैंकिंग सर्विस इजराइल में स्टार्ट की है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? राजेश गोपीनाथ जी हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंस्टीट्यूशन ने एक एनर्जी एफिशिएंट हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का निर्माण किया है यानी डेवलपमेंट किया है? तो रिसेंटली आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण किया है, आप याद रखिएगा। ये काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट है और आपको पता है रैम हमारे एपरेटस की, जो हमारा मोबाइल होता है या पीसी होते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देता है और हैंग जो होते रहते हैं उनसे मदद करता है। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी रैम। तो रिसेंटली हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का निर्माण आईआईटी मंडी ने किया है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। हिमाचल प्रदेश की एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल कौन है? धर्मशाला है। और समर कैपिटल कौन सी है? शिमला है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। आपको बताना है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डिसाइड किया है कि वो रिलायंस जियो के 9.99% स्टेक एक्वायर कर लेगा। तो रिसेंटली फेसबुक ने अनाउंस किया है कि वो रिलायंस जियो के 10% स्टेक एक्वायर कर लेगा, 9.99% स्टेक। टोटल सौदा जो आपका हुआ है 43,574 करोड़ रुपीज़ में हुआ है। तो इतने रुपए फेसबुक पे कर देगा रिलायंस जियो को। रिलायंस को हेल्प मिलेगी अपना कर्ज चुकता करने के लिए और उसके बदले फेसबुक 10% शेयर रिलायंस जियो के परचेज कर लेगा। बात करते हैं फेसबुक की। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। रिसेंटली 2014 में इसने व्हाट्सअप को भी एक्वायर कर लिया था। फेसबुक के फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फाउंडर तो कई सारे हैं लेकिन 51% शेयर इनके पास हैं और फाउंडर भी 5 to लेके 6 तक हैं, तो इसीलिए सबको याद रखने की जरूरत नहीं। मार्क जुकरबर्ग आप याद रखिएगा। तो रिसेंटली फेसबुक ने रिलायंस जियो के 10% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस बुक हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा हाउ द ऑनियन गॉट्स इट्स लेयर नामक ये बुक लिखी गई है, आप याद रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान बुक को ई बुक और ऑडियो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को, तो आप याद रखिएगा। हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई एक फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट कौन बना है? तो रिसेंटली गोवा ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट है, आप इतना याद रखिएगा। तो गोवा इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट बना है। मणिपुर इंडिया का सेकंड कोरोना फ्री स्टेट बना है। और अगर आपसे ये पूछ लें कि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट कौन है जो कोरोना फ्री हुआ है, तो मणिपुर हुआ है, आप याद रखिएगा। 2 केसेस थे, दोनों लोग सही हो गए मणिपुर के, अब वो कोरोना फ्री हो गया। तो गोवा इंडिया का और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कोरोना फ्री स्टेट बना है। गोवा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। कौन पहला अरब नेशन बना है मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च करने वाला? तो रिसेंटली कौन पहली अरब कंट्री बनी है जिसने अपना मिलिट्री सैटेलाइट नूर लॉन्च कर दिया है? नूर का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश। तो रिसेंटली ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्होंने स्थापित कर दिया है इनका पहला मिलिट्री सैटेलाइट, जिसका नाम है नूर। ये किसी भी अरब कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, आप इतना याद रखेंगे। और इसको लॉन्च किसने किया है? जो ईरान की IRGC है, IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इसके लिए इन्होंने GHASED घैस्ट नामक एक 3 स्टेज रॉकेट का यूज़ किया है, जिसमें घैस्ट का नाम होता है मैसेंजर, यानी घैस्ट का मतलब होता है मैसेंजर। तो घैस्ट नामक रॉकेट का यूज़ किया है जो 3 स्टेज रॉकेट है, उसको यूज़ करके इन्होंने ईरान का और किसी भी अरब नेशन का पहला मिलिट्री सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है, जिसका नाम है नूर, आप इतना याद रखेंगे। तो IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प
ये ईरान की आर्मी है, आप इतना याद रखेंगे। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? अली खामनेई, आप इतना याद रखेंगे। ईरान आप यहाँ देख सकते हैं, ईरान वर्ल्ड की एकमात्र कंट्री है जो कैस्पियन सी को भी टच करती है और पर्शियन गल्फ को भी टच करती है। तेहरान इसकी कैपिटल है, आप इतना याद रखिएगा। ये जो है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन के आंसर हैं। जोधपुर जहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट है, और फिजी की कैपिटल थी सुआ, आप इतना याद रखेंगे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आपको बताना है फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न आपका स्टेट कौन है जो कोरोना फ्री हुआ है, और इमा का हेडक्वार्टर आपको बताना है। मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।